मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के पार्ट 5 की शुरुआत करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके सामने लिख रखा है मैंने। लेट y इक्वल टू 1/x⁴n + a⁴n। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे नोमिनेटर यानी कि अंश में 1 है और डिनोमिनेटर में आपको x⁴n + a⁴n दिया जा रहा है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका हो सकता है इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के काउंटिंग वाले फार्मूले के अनुसार हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक बटे हर स्क्वायर। इस फार्मूले को मैंने आपको बता रखा है। और दूसरा तरीका ये है कि इस डिनोमिनेटर के क्वांटिटी को आप सीधे नोमिनेटर में यानी कि अंश में उठा के ले जा सकते हैं। x⁴n + a⁴n होल पावर -1 ऐसा लिख सकते हैं। ये y हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब इसको यहाँ पे पावर, फंक्शन और एंगल का जो फार्मूला बताया गया था, यहाँ पे पावर है और फंक्शन है, तो पावर और फंक्शन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ y इक्वल्स टू, पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे nx⁴n-1 के अकॉर्डिंग, तो -1 तो है ही। फंक्शन में x⁴n + a⁴n होल पावर -1 हो जाएगा nx⁴n-1 इस प्रकार से। इनटू अभी ddx ऑफ, अभी पावर का किया था, अब फंक्शन का कर रहा हूँ, यानी कि x⁴n + a⁴n ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे आगे सॉल्व करूँगा, माइनस तो बना रहेगा। x⁴n + a⁴n पावर यहाँ पे -2 हो जाएगा। x⁴n का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं nx⁴n-1 होता है। और आप ध्यान दें कि a⁴n का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। कारण ये है कि मैंने कहा था कि कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सोचना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि कांस्टेंट टर्म की पहचान कैसे की जाएगी। तो आपको बताना चाहता हूँ, अगर एक फंक्शन y बराबर fx के फॉर्म में है, तो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर होता है और y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि परतंत्र चर होता है। x और y के अलावा जो भी यहाँ पे किसी फंक्शन में यूज किए जाएंगे वो सारे के सारे टर्म्स कांस्टेंट ही कहे जाएंगे। तो यहाँ पर ये अलग से +a⁴n में है, तो इसका मतलब ये टोटल का टोटल कांस्टेंट टर्म कहा जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या हो सकता है, +0 कर दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूँ। आप चाहें तो ये जो निगेटिव पावर है इसको अपान में ले सकते हैं और आप लिख सकते हैं -nx⁴n-1 अपान x⁴n + a⁴n होल पावर 2। इस प्रकार से ये फाइनल रिजल्ट इसका आ जाता है। इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, यही रिजल्ट फाइनल कहा जाएगा। आगे का क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, y = x/√1 - x²। इसमें केवल और केवल एक ही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला फार्मूला। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that ddx ऑफ y इक्वल्स टू, यानी कि डिनोमिनेटर इंटू ddx ऑफ नोमिनेटर यानी कि ddx ऑफ x माइनस नोमिनेटर यानी कि अंश इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 1 - x², और इसको हम लोग यहाँ पे पावर में 1/2 ले लेते हैं। अपान में हो जाएगा 1 - x² अंडर रूट तो है ही यहाँ पे
और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपने देखा, एक बार फिर से आपको समस्या न हो, हर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ हर, बस सब्स्टिट्यूट कर लिया गया फार्मूले में। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 1 होता है, माइनस एक्स, यहाँ पे पहले पावर है तब फंक्शन है, तो पावर को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1 n x टू पावर n माइनस 1 इंटू ddx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपान में आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, स्क्वायरिंग है तो, यानी कि सीधे सीधे केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अगला स्टेप, इसका फाइनल स्टेप कर सकते हैं हम लोग, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस x/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा होल पावर माइनस 1/2। ये 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और आप जानते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाता है, पावर 2 माइनस 1 होगा यानी कि 1 हो जाएगा। अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना हुआ है, इस 2 से ये 2 कैंसिल्ड आउट हो जाता है। इसको और अधिक सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है, डिफ्रेंशिएशन तो आपका समाप्त हो गया। इस स्टेप के बाद यहाँ से डिफ्रेंशिएशन समाप्त हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये हो जाएगा x और x का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इसके अपान में 1 लिख सकते हैं, टोटल के अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहीं पे थोड़ी सी जगह है, उम्मीद है कि यहीं पे सॉल्व हो सकता है, समझ में आ जाएगा आपके, कोई समस्या नहीं होगी। इस क्वांटिटी को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। इसका तो एलसीएम कैसे ले रहे हैं समझने वाली बात है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, टोटल के अपान में इस क्वांटिटी के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। फाइनल रिजल्ट आ रहा है, ऐसे ये क्वांटिटी कैंसिल्ड आउट हो जाती है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये आपका फाइनल रिजल्ट होता है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, बस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है यहाँ पे। और ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आप तभी सेट कर सकते हैं जब आपको बेसिक डिफ्रेंशिएशन, बिल्कुल छोटे छोटे अलग अलग पार्ट का डिफ्रेंशिएशन मालूम हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, आपके 9 का थर्ड पार्ट आपके सामने ले रहा हूँ, y = 1/√x + 1 + √x। इसको आप चाहें तो सीधे सीधे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर वाला फार्मूला लगा कर सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको अंश में ले जाके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको पहले डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन यानी कि हर का परिमेयीकरण करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए, मुझे लग रहा है कि अगर मैं हर का परिमेयीकरण कर लूँगा तो सबसे आसान आपके समझ में आ सकता है। इक्वल्स टू हर के परिमेयीकरण करने के लिए परिमेयीकरण की प्रक्रिया आप जानते हैं, छोटी क्लासेस से लेकर आज तक आपको बताई जा रही है। अपान √x + 1 + √x और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में √x + 1 - √x, इस प्रकार से हो जाएगा। ये √x + 1 - √x अपान a + b a - b यानी कि a² - b²। सॉल्व हो चुका है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। a + b a - b यानी कि a² यानी कि x + 1 सीधे रहेगा, यहाँ पे √x के स्क्वायर का मतलब x हो जाएगा। अगले स्टेप पे आते हैं, √x + 1 - √x अपान में आप देख रहे हैं इस x कटेगा, केवल 1 बचेगा। यहाँ पे आप चाहें तो एक स्टेप में मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू हो जाएगा ये x + 1 का पावर 1/2 और माइनस x टू पावर 1/2।
ये y का फाइनल रिजल्ट है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन दोनों अलग अलग पार्ट का सॉल्व कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा x टू पावर n के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन सॉल्व होगा तो 1/2 x प्लस 1 होल पावर 1/2 माइनस 1। यहाँ पे पावर का ही डिफ्रेंशिएशन होगा, फंक्शन में जो भी है x है तो x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे रूट x का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको सीधे याद करा रखा है -1/2 रूट x, और चाहें तो आप n x टू पावर n -1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ूँगा, ये भी तो बटे में आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार सॉल्व होगा 1/2 x प्लस 1 अपान में अंडर रूट, इस प्रकार से हो जाएगा ये -1/2 रूट x। 1/2 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहीं पे छोड़ दें, यहीं पे फाइनल रिजल्ट हो जाता है, या फिर 1/√x प्लस 1 माइनस 1/√x, ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इसका। स्टूडेंट्स नोट करें, हम आगे कंटिन्यू क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट आपके सामने है। कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन समझने में कोई समस्या नहीं होने वाली है आपको। हम यहाँ पे बाय टेकिंग लॉगरिथमिक भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के रिजल्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। हम फिलहाल यहाँ इसको लेके चलने वाले हैं और सीधे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने वाले हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि x टू पावर n प्लस a होल पावर p इंटू डी डी एक्स ऑफ x टू पावर m प्लस b होल पावर q प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि यहाँ पे x टू पावर m प्लस b होल पावर q इंटू इसी के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x टू पावर n प्लस a होल पावर p यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बढ़ेंगे आगे, हम लोग थोड़ा सा यहाँ से लिखने वाला हूँ x टू पावर n प्लस a होल पावर p। इस पार्ट को डिफरेंशिएट करूँगा, आप ध्यान दें। फंक्शन टू पावर यहाँ पे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि q x टू पावर m प्लस b होल पावर यहाँ पे हो जाएगा q माइनस 1। अभी ये पावर का कर लिया, अभी डिफरेंशिएशन अभी आपको सॉल्व करना है इसके पार्ट का जो फंक्शन का, यानी कि इसका भी डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं m x टू पावर m माइनस 1 प्लस b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, प्लस यहाँ से लिख रहा हूँ x टू पावर m प्लस b होल पावर q हो जाएगा। इस पार्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लेने वाले हैं। पहले पावर का डिफरेंशिएशन यानी कि इंटू p x टू पावर n प्लस a होल पावर p माइनस 1 इंटू इस अंदर के पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे अगर इस पार्ट को, तो हो जाएगा n x टू पावर n माइनस 1 प्लस a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे इक्वल्स टू, ये हो जाएगा q m x टू पावर m माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा x टू पावर n प्लस a होल पावर p। यहाँ पे हो जाएगा x टू पावर m प्लस b होल पावर q माइनस 1 प्लस आगे बढ़ेंगे, इस पार्ट को लिखने वाले हैं सिंप्लीफाई करके, तो ये हो जाएगा p n x टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में यही क्वांटिटी x टू पावर m प्लस b होल पावर q इंटू हो जाएगा यहाँ पर x टू पावर n प्लस a होल पावर p माइनस 1। यही फाइनल रिजल्ट कहा जाएगा इस क्वांटिटी का। इस पूरे
फंक्शन का डिफरेंशिएशन यही क्वांटिटी हो जाएगी, ये पूर्ण रूप से। इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान में रखेंगे, बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं है, इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट आपके सामने है। y = cos x³ × sin² x⁵। यहाँ पे दो पार्ट के मल्टीप्लिकेशन का जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, वही फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जो पहली एक्सरसाइज आपको डिफरेंशिएशन की बता रहा हूँ, इसी में आपको विशेष कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, चूँकि यहीं से आप बेसिक सीख रहे हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के जो डिफरेंशिएशन आने वाले हैं, उनको समस्या उनमें बहुत कम होती है। आइए बताता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे आके आपको। ddx ऑफ y = फर्स्ट फंक्शन आप इसको मान सकते हैं और सेकंड फंक्शन आप इसे मान सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा cos x³ × ddx ऑफ सेकेंड, यानी कि sin x⁵ का होल स्क्वायर से लिखा जा सकता है, प्लस सेकेंड फंक्शन यहाँ पे है sin² x⁵ × ddx ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा cos x³। ऐसे आगे बढ़ेंगे सॉल्व करते हुए, थोड़ा सा यहाँ से लिखना चाहता हूँ। cos x³ यहाँ पे बना रहेगा, यहाँ पे पावर भी है, फंक्शन भी है, एंगल है। हमने फार्मूला आपको बताया था PFA, इसी क्रम में आपको करना है, तो कभी भी गलती नहीं होने वाली है आपसे। पावर का डिफरेंशिएशन पहले आपको करना है। यहाँ पे 2 sin x⁵ टू पावर क्या हो जाएगा 2 - 1, पावर का डिफरेंशिएशन आपने कर लिया, इनटू ddx ऑफ यहाँ पे sin x⁵, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगले स्टेप में प्लस है तो प्लस लगाता हूँ, sin² x⁵ इनटू, यहाँ पे पावर नहीं है, केवल फंक्शन और एंगल है, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin x³ तो है ही यहाँ पे। अभी आपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, अभी एंगल का बाकी है, इनटू ddx ऑफ x³। आप चाहें तो यहीं पे x³ का डिफरेंशिएशन 3x² लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो ddx ऑफ x³ करके अलग से डिफरेंशिएशन अगले स्टेप में लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, स्टेप को यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करना है आपको। आगे बढ़ूँगा, इसको हम पहले लिखना चाहते हैं, ये हो जाएगा 2 cos x³, ये 2 मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया पहले स्थान पर, इनटू sin x⁵, इसका पावर 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं यहाँ पे नहीं है। sin x⁵ का डिफरेंशिएशन यहाँ पे फंक्शन है और एंगल है, तो फंक्शन यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x⁵, और x⁵ का डिफरेंशिएशन आपको जानकारी में है कि 5x⁴ हो जाएगा, प्लस sin² x⁵ इनटू, यहाँ पे हाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे निगेटिव साइन अप्लाई कर देते हैं, यहीं पे निगेटिव बना देते हैं इसे हम, क्योंकि इसको निगेटिव कर दिया ना। आगे बढ़ता हूँ, इनटू हो जाएगा ये sin x³ और x³ का डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई और कर सकते हैं और अगले स्टेप में फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं। इसका चाहें तो हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, ऐसी कोई समस्या होने वाली बात नहीं है। आप देखते हैं इसका एंगल अलग अलग है, तो ऐसा नहीं कि इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे cos² बना देंगे, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। इसी प्रकार से sin² x⁵ है, यहाँ पे sin x³ है, यानी कि दोनों अलग अलग एंगल, दोनों अलग अलग हैं, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहीं पे फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं, स्टूडेंट्स इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करने वाला हूँ। 14 का फर्स्ट पार्ट है y = sin x डिग्री, यहाँ पे लिखा है।
तो आपको एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पे कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिग्री में लिखा जा रहा है तो ना तो आप उसका सीधे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ना तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और ना ही आप उसकी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं जब तक कि उसे रेडियन में ना बदला जाए, क्योंकि डिग्री का जो फंक्शन होता है वो कांस्टेंट फंक्शन माना जाता है। इस वजह से ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो सबसे पहला काम यह है कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाए। आप जानते हैं पाई गुणे एंगल में अगर हम पाई बटे 180 से गुणा कर दें तो वो एंगल जो है वो रेडियन में बदल जाता है। तो यहाँ पे भी x डिग्री इक्वल्स टू पाई x बटे 180 रेडियन लिखा जा सकता है, रेडियन ऐसे। तो मैं वही काम करने वाला हूँ, y इक्वल्स टू साइन पाई x बटे 180 इस प्रकार से लिख दिया। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कोई समस्या नहीं होगी। इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं cos पाई x बाई 180 हो जाएगा, सीधे मैंने सॉल्व किया है, इनटू डी डी एक्स अभी एंगल का नहीं किया गया है, यानी कि पाई x बाई 180 का अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। आप जानते हैं पाई बाई 180 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि cos पाई x बाई 180 इंटू यहाँ पे पाई बाई 180 हो जाएगा। ये पाई बाई 180 इधर हम लोग पहले लिख सकते हैं, यहाँ पे डिग्री बना सकते हैं या फिर ऐसे ही पड़ा रहने दें, और यहाँ पे cos पाई x अपान 180। आप चाहें तो इसको फिर से आप x डिग्री जैसे आपने यहाँ पे चेंज किया था तो फिर से आप चाहें तो आंसर में लिख सकते हैं, इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू cos x डिग्री। यही फाइनल रिजल्ट हो जाता है इस प्रकार से। उसके बाद आपके सामने एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे 2 बाई पाई साइन x डिग्री लिखा गया है। इसको भी सबसे पहले वही काम करना है हमको। सॉरी, साइन का फंक्शन यहाँ पे नहीं है, बुक चेक करता हूँ एक बार, नहीं तो स्टूडेंट्स अनावश्यक परेशान हो सकते हैं। सही है, साइन ही फंक्शन है यहाँ पे। फिलहाल तो सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। y इक्वल्स टू 2 बाई पाई साइन x डिग्री को पाई x अपान 180 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे फटाफट। इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 2 बाई पाई कांस्टेंट है, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos पाई x अपान 180 हो जाएगा, और इंटू डी डी एक्स ऑफ पाई x बाई 180 इस प्रकार से। आगे बढ़ेंगे 2 बाई पाई cos पाई x बाई 180। अब पाई x बाई 180 का रिजल्ट जैसे आपको बताया जा चुका है, पाई बाई 180 हो जाएगा। आगे बढ़ूंगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो सकता है, ये 1 बाई 90 हो जाएगा यहाँ पे, और cos पाई x बाई 180 इसको आप फिर से x डिग्री लिख सकते हैं। ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इसका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, नोट करें इसको स्टूडेंट। एक क्वेश्चन नंबर 15 पे आपने वाले हैं, y इक्वल टू अंडर रूट cos रूट x। इस प्रकार से एक फंक्शन लिखा गया है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है, यानी कि इस पावर को हमने 1/2 बना लिया, इस सारी रूट को हमने पावर 1/2 बना लिया। अब फिर से वही पुराना फार्मूला PFA, पावर फंक्शन तब एंगल। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 1/2 cos रूट x की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ cos रूट x इस प्रकार से। आगे बढ़ेंगे 1/2 cos रूट x, इसकी पावर में क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 इंटू
यहाँ पे cos का डिफ्रेंशिएशन आप देख रहे हैं माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन, एंगल में रूट एक्स है तो रूट एक्स बना रहेगा, इनटू अभी जैसे यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पर पावर तो है नहीं, फंक्शन है और एंगल है, तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन मैंने इस स्टेप में किया, एंगल का डिफ्रेंशिएशन मैं अगले स्टेप में करने वाला हूँ, यानी कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे माइनस शुरू में ले लेता हूँ, इसको बटे में अंडर रूट में ले लेता हूँ, माइनस साइन रूट एक्स अपान कॉस रूट एक्स। आप जानते हैं कि पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट, इस प्रकार से हो जाएगा। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको याद हो चुका है, 1/2 रूट एक्स मैंने बता भी रखा है पहले से। अब एक स्टेप और लिखता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स अपान 2 रूट एक्स कास रूट एक्स, और इस कास पे एक बार फिर से अंडर रूट। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसे नोट करें। और इस एक्सरसाइज 5B में जो आगे के क्वेश्चन हैं वो डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को फ़िलहाल यहीं पे रोकूंगा और अगला पार्ट आपके सामने आएगा डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड।